नमः संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया है, आज की जो हमारी वीडियो है वो किस टॉपिक पर रहने वाली है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आज जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है रामनवमी का दिन, जिसको हम विश्वकर्मा डे के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को राम राम। आई होप आप सभी की दिवाली बहुत अच्छे से गई होगी, क्योंकि दिवाली 2 दिन थी। किसी ने परसों दिवाली सेलिब्रेट की थी और किसी ने कल की दिवाली सेलिब्रेट की है। तो यहाँ पर आज हमारे यहाँ पर आज विश्वकर्मा डे है, जिसे हम गोवर्धन पूजा या फिर रामनवमी का एक त्योहार समझ लीजिए। गोवर्धन पूजा, जिस पर हम सभी एक दूसरे को राम राम बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हो तो मुझे उम्मीद है कि वो भी आपको राम राम ही बोलते होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को राम राम। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। बहुत हेल्पफुल ये क्लास आप सभी के लिए रहने वाली है, तो क्लास को पूरा देखिएगा। ये जो मैंने नोटिफिकेशन उठाया है, ये हमारा 2024 का नोटिफिकेशन है, जो हमारा एस्टेट के लिए होता है। तो ये अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो हमें पहले से ही बता रखा है कि जो हमारा सिलेबस है वो क्या है या एटसेट्रा कुछ भी, लेकिन हम इसको फिर से रिवाइज कर रहे हैं। इसका मीनिंग ये है कि एस्टेट वालों ने अभी अर्थात कल या परसों शायद ये नोटिफिकेशन दिया है, जिसमें स्पेशल मेंशन कर दिया है कि सिलेबस यही होगा। तो हम आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन जानेंगे, और इसमें जनरल पेपर का जो हमारा सिलेबस रहेगा वो हम इसमें जानेंगे। जो हमारा संस्कृत का सिलेबस है वो मैं आपको आज 2 बजे क्लास आपको दे दूँगी। वो टीजीटी का और पीजीटी का दोनों सिलेबस। पीजीटी का कल दे दिया जाएगा आपको। कल संडे है, आपको पता है आपकी क्लास नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको सिलेबस भेज दिया जाएगा, जो ऑफिशियल सिलेबस अभी आया है हमारा 2024 का। और जो अभी के लिए आज की क्लास में हम 2024 का जनरल पेपर का सिलेबस देखेंगे इस क्लास में, तो क्लास को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। क्या है ये देखिए, सबसे पहले बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी का ये नोटिफिकेशन है। क्योंकि आप सभी जानते हैं जो एस्टेट होता है हमारा, वो क्या है, HBSC ही क्या है, HBSC ही इसको ऑर्गेनाइज करती है, अर्थात हमारा एग्ज़ाम लेती है। HBSC मतलब हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी। ये हमारा एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एस्टेट हमारा जो है होता क्या है, क्या होता है एस्टेट, और जो हमारा PRT है, TGT है, PGT है, क्या होता है। पहले ये इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। मुझे पता है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको पता होता है कि क्या होता है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट या कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो पहली बार देख रहे होते हैं कि एस्टेट क्या है, क्या हमें इसमें करना होता है, क्या कुछ आता है। तो पहले हम सारी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा एस्टेट जो एग्ज़ाम है वो क्या है, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। एस्टेट का जो एग्ज़ाम होता है एस्टेट का, वो एक क्या है, एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इससे हमें कोई नौकरी नहीं मिलती है। क्या होता है, एलिजिबिलिटी टेस्ट। इससे हमें नौकरी नहीं मिलती है, इससे हमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिजिबल हो जाते हैं हम किसी भी वैकेंसी के लिए, जब हरियाणा में हमारी वैकेंसी निकलती है। आई होप आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रही हो। जो हमारा एस्टेट का एग्ज़ाम होता है, जो चाहे वो PRT लेवल का हो, चाहे वो TGT लेवल का हो, चाहे वो PGT लेवल का हो, ये सिर्फ और सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। अर्थात इससे क्या है कि हम एलिजिबल हो जाते हैं। एलिजिबल मीन्स हम इस जो हमारी हरियाणा में वैकेंसी निकलेगी उस एग्ज़ाम के लिए योग्य हो जाते हैं, कि हम उस एग्ज़ाम में बैठने के लायक हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं।
एस्टेट सिर्फ एक योग्यता परीक्षण है। उसके बाद हमारा जो हरियाणा में वैकेंसी निकलती है उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और फिर किसी में इंटरव्यू होता है, किसी में नहीं होता। तो वो वैकेंसी पर निर्भर करता है कि वैकेंसी आ किस चीज़ की रही है। जैसे अभी पीछे पीजीटी लेवल की आई थी तो पीजीटी में इंटरव्यू भी है, लेकिन अगर वैसे ही टीजीटी की माना जाए तो टीजीटी में इंटरव्यू नहीं होता है, ना ही पीआरटी में कोई इंटरव्यू होता है। उसमें सिर्फ हमें स्क्रीनिंग देना होता है, उसको क्वालिफाई करने से हम जॉब लग जाते हैं हरियाणा में। तो सबसे पहले हमारा एस्टेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अब बारी आती है कि एस्टेट के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। तीन चीज़ें होती हैं जो हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट होता है उसमें, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, लेवल वन। लेवल वन हम जानते हैं पीआरटी को। पीआरटी मीन्स प्राइमरी लेवल वन मीन्स प्राइमरी टीचर। क्या है? प्राइमरी टीचर। आपने, अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं या आपने आज तक देखा होगा तो राजस्थान में क्या होता है, राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, अपोजिट होता है। जैसे यहाँ पर लेवल वन है तो यहाँ पर लेवल वन पीजीटी वाले, अर्थात जो 8th से लेकर के 12th तक टीचर होते हैं वो ना हो करके लेवल वन में यहाँ पर पीआरटी के टीचर आते हैं, जो हमारी क्लास पहली से लेकर 5th क्लास तक के टीचर होते हैं, पहली से लेकर के 5th क्लास तक। और राजस्थान का जो फर्स्ट ग्रेड है उसमें क्या होता है, 8th से लेकर के 12th ग्रेड। तो यहाँ पर वो हो जाता हमारा लेवल थर्ड। तो आप राजस्थान वाला एक बार साइड में रखिए, आप हरियाणा में आइए और ये देखिए लेवल वन पीआरटी होता है हमारा, जिसकी फुल फॉर्म है प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर आप सभी जानते हैं जिसको हम प्राथमिक अध्यापक कहते हैं, अर्थात जो पहली से 5वीं तक की कक्षा को पढ़ाते हैं। फिर आता है हमारा लेवल टू। और बच्चों आपको क्लास में देखने के लिए यही मिलेगा। क्लास मीन्स कि आप जैसे वो करते हैं, कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपके एग्ज़ाम पर यही लिखा मिलेगा, लेवल वन, लेवल टू और लेवल थ्री। टीजीटी पीजीटी देखने के लिए मिलता है लेकिन वो बिल्कुल शॉर्ट्स रूप में मिलता है। ज़्यादा आपको यही देखने को मिलेगा, ऊपर फ्रंट पेज पर ही आपका लिखा होगा लेवल वन, लेवल टू एग्ज़ाम के ऊपर। तो आपको लेवल टू से आपको पता होना चाहिए कि लेवल टू हमारा एग्ज़ाम है कौन सा। अब लेवल टू है हमारा टीजीटी का एग्ज़ाम, जिसको हम बोलते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो ये जो हमारे टीचर होते हैं ये कौन सी क्लास तक के होते हैं टीजीटी के, जिसकी फुल फॉर्म है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो ये टीजीटी के हमारे टीचर होते हैं 6ठी से लेकर 8th क्लास तक के जो टीचर होते हैं वो हमारे टीजीटी टीचर कहलाते हैं, जो हमारे लेवल टू के अंदर आते हैं। इसको हमें 6ठी से लेकर के 8वीं तक की क्लास को पढ़ाने के लिए ये हमारा एक योग्यता परीक्षण होता है, लेवल टू अर्थात एस्टेट टीजीटी। फिर आता है हमारा लेवल थ्री, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ लेवल थ्री, जिसको हम बोलते हैं पीजीटी। क्या बोलते हैं? पीजीटी अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पोस्ट ग्रेजुएट मीन्स कि आपके पास क्वालिफिकेशन में एमए होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। आपको किस चीज़ के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए वो आपको बता दिया जाएगा। तो पहले आप ये देखिए पीजीटी क्या होता है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो हमारे होते हैं ये कौन सी क्लास को पढ़ा सकते हैं, ये 8वीं से लेकर, या फिर 9th लिख लीजिए आप यहाँ पर, 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के जो टीचर होते हैं उसको हम पीजीटी टीचर बोलते हैं, या फिर हम लेवल 3 नाम से इसको जानते हैं। अब बारी आती है कि इनको
इन टीचर्स बनने के लिए हमारे पास पहले योग्यता क्या होनी चाहिए ताकि हम इस फॉर्म को फिल कर सकें, एस्टेट फॉर्म को। तो एस्टेट फॉर्म फिल कौन कौन कर सकता है, किसके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, वो आप जान लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जैसे हमारे पीआरटी है लेवल 1, लेवल 1 के लिए आपके पास योग्यता होनी चाहिए बीएड वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए 12th, और फिर हमारे पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फिर हमारे पास होना चाहिए कोई जेबीटी का कोर्स हो या फिर एनटीटी, मतलब ऐसी कोई भी कोर्स जो प्राइमरी टीचर बनने के योग्य हो। चलिए हम ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है। यहाँ पर ये देखिए आप, लेवल 1 अर्थात प्राइमरी जो टीचर होते हैं, फॉर बिकमिंग टीचर फॉर क्लासेस 1 to 5 प्राइमरी टीचर, इसके लिए हमारे पास क्वालिफ़िकेशन क्या क्या होनी चाहिए, कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, तो वो आप देख लीजिए। क्या होनी चाहिए हमारे पास, सीनियर सेकेंडरी अर्थात 12th क्लास हमारे पास होनी चाहिए, और एटलीस्ट 12th क्लास में 50% मार्क्स होने चाहिए। मान लीजिए बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ तुक्के लग करके पास होते हैं, तो उनके 45% या 47% होते हैं, तो वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। पहले से ही ध्यान रख लीजिएगा, फॉर्म फिल करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो आपके पास मिनिमम 50% होने चाहिए, मैक्सिमम आपके पास कितने भी हो सकते हैं, 99% भी हो सकते हैं, 100% भी हो सकते हैं, 70 हो सकते हैं, 80 हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन 50% होनी चाहिए 12th क्लास में। फिर आपके पास होना चाहिए appearing in final year of 2-year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन में आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, और वो जो डिप्लोमा होगा वो किसी न किसी NCTE रिकॉग्निशन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर, मतलब किसी न किसी अथोराइज यूनिवर्सिटी या कोई इंस्टीट्यूट द्वारा आपका ये होना चाहिए, ऐसा ही नहीं। या फिर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन ऊपर वाली नहीं है तो आपके पास ये होनी चाहिए, सीनियर सेकेंडरी with at least 45% marks and passed or appearing in final year of 2-year diploma in elementary education in accordance with the ये देखिए यहाँ पर ऊपर हमें बोला गया था कि आपके पास सीनियर सेकेंडरी में 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके पास 50% भी नहीं है तो 45% वाले भी इसके लिए एलिजिबल हो गए हैं, तो यहाँ पर आप सभी के लिए खुशखबरी है। फिर है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्वेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4-year बैचलर ऑफ एन। तो यहाँ पर आपके पास BL लड क्या होता है, ये बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अच्छा, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का 4 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास 4 ईयर का डिप्लोमा है तब भी आप एलिजिबल है, 2 ईयर का डिप्लोमा है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल है। फिर है 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, सेम सी ही चीज़ें लिख रखी इन्होंने, कुछ भी मुझे। अच्छा, ये स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए है, वहाँ पर जनरल एजुकेशन अर्थात जो भी जनरल बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन ये स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो ये भी इसके लिए एलिजिबल है। ग्रेजुएशन एंड पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये आप देख सकते हैं। मैट्रिक विद हिंदी, मैट्रिक क्या होती है, मैट्रिक हमारी होती है 10th क्लास। 10th क्लास में हमारे पास हिंदी होनी चाहिए और संस्कृत होनी चाहिए, और सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, कि आपके पास क्या होना चाहिए, मैट्रिक में हिंदी संस्कृत। 10वीं में आपके पास या तो हिंदी या संस्कृत कंपलसरी होनी ही चाहिए। अगर आपके पास हिंदी नहीं है और ना ही संस्कृत है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और अगर आपके पास
प्लस टू क्लास और ग्रेजुएशन या फिर एमए में आपके पास अगर हिंदी इलेक्टिव में हिंदी नहीं है या फिर संस्कृत नहीं है, हिंदी ही दे रखा, संस्कृत नहीं है, तो यहाँ पर अगर आपके पास हिंदी नहीं पढ़ी आपने कभी भी, 12th में भी नहीं पढ़ी, ग्रेजुएशन में भी नहीं पढ़ी, पोस्ट ग्रेजुएशन अर्थात एमए या एमएससी में भी नहीं पढ़ी, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसलिए आपके पास इलेक्टिव में हिंदी होनी चाहिए। तो चलिए ये आपने देख लिया। अब लेवल 2 जो हमारा टीजीटी का एग्ज़ाम होता है, इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या क्या होनी चाहिए हमारे पास, तो ये हमारे पास होनी चाहिए बैचलर डिग्री, एक हमारे पास आप शॉर्ट रूप में समझ लीजिए बीए होनी चाहिए हमारे पास, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं, जैसे देख सकते हैं बीटीसी, जेबीटी, डीएड, डिप्लोमा इन एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड, तो ये सभी आपके पास, इनमें से कोई भी चीज़ हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको बीटीसी भी हो, जेबीटी भी हो, डीएड भी हो, डीएलएड भी हो, कोई भी एक चीज़ आपकी हो सकती है। अगर आपके पास ये चीज़ें इनमें से कोई भी नहीं है तो ऑप्शन में दे रखा है कि आपके पास बीएड हो, बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो और बीए प्लस बीएड और 50% मार्क्स उसमें होने चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं, इसमें ये कहा गया है। फिर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 ईयर की बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड है, 50% मार्क्स, सोशल साइंस सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, तो भी आप एलिजिबल हैं। तो ये आपको दे रखा है, ये आप देख लीजिएगा, आपकी क्लास बहुत लेंथी हो जाएगी और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आपके पास यही होना चाहिए बीए प्लस बीएड। अगर बीएड नहीं है तो आप जेबीटी भी हो सकते हो, लेकिन बीए आपकी होनी ही होनी चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन, क्योंकि जो टीजीटी का टीचर है उसकी बीए कंपलसरी ही होती है। बीए मीन्स ऐसा नहीं है कि आपने अगर बीएससी कर रखी है तो आप इसके लिए बीएससी कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे मतलब आपके पास ऐसी डिग्री होनी चाहिए जो बीए, बीएससी, बीटेक, ऐसी जो बी कॉम करते हैं वो सभी, इन सभी के लिए एलिजिबल होते हैं। फिर ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए दे रखे हैं, यहाँ पर मैंने सोशल साइंस के लिए एक बात बोली थी आपको कि आपके पास सोशल साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये जो एलिजिबिलिटी है वो टीजीटी सोशल साइंस की है, लेकिन आपके पास अगर आपको टीजीटी का एग्ज़ाम देना है तो टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए भी आपके पास बीए प्लस बीएड कंपलसरी होनी ही चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और जो हमारा पीजीटी का होता है, पीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी जो है, पीजीटी के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होगी, वो होगी हमारी बीए प्लस एमए प्लस बीएड, तभी हम पीजीटी के लिए एलिजिबल होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो हमारे पास एमए भी होनी चाहिए। एमए मीन्स आप सभी जान ही चुके हैं कि जो हमारा पीजीटी होता है वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होता है, और एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर वो तभी बन सकता है जब आपके पास एमए है। अगर आपके पास एमए नहीं है, आप सीधा बीए से बीएड कर रहे हो, तो आप पीजीटी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, इसलिए आपको फॉर्म फिल करने की भी आवश्यकता नहीं है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सीधा क्या करते हैं, पहले बीए करते हैं और बीए करते ही सीधा बीएड में एडमिशन ले लेते हैं, एमए नहीं करते हैं। तो जिन्होंने एमए कर ली है वो पीजीटी के लिए एलिजिबल हो सकता है, लेकिन जिन्होंने एमए नहीं की है वो पीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ टीजीटी का एग्ज़ाम दे सकता है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। यहाँ पर एक टीजीटी संस्कृत की दे रखी है, वो हम देख लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है हमारे चैनल पर ज़्यादातर बच्चे संस्कृत के ही हैं। तो टीजीटी संस्कृत के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, वही होगी जो मैंने बताया, बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50%, अर्थात बीए हमारी 50% मार्क्स से होनी चाहिए।
आपके पास ऑनर्स सब्जेक्ट भी हो सकता है, बीए में कंपलसरी नहीं है। किसी ने शास्त्री भी की होती है तो वो भी इसमें हो सकता है। किसी ने बीटीसी, जेबीटी, डीएड, डीएलएड, ये सभी इसके लिए एलिजिबल है। फिर है बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद इटली। तो यहाँ पर संस्कृत इलेक्टिव ऑनर्स सब्जेक्ट, संस्कृत टीचिंग सब्जेक्ट इन बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीएड, स्पेशल एजुकेशन, तो ये सभी भी एलिजिबल है। 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बीएलएड जो होता है वो भी इसमें एलिजिबल है। 50% मार्क्स संस्कृत सब्जेक्ट होने चाहिए आपके, चाहे आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। चाहे आप शास्त्री कर रहे हैं तो उसमें 50% होनी चाहिए। एक होती है शिक्षा शास्त्री, लैंग्वेज टीचर कोर्स, ओरिजिनल ट्रेनिंग। जिन्होंने ये सब कर रखा है उनको पता है, जिन्होंने नहीं कर रखा उनको चिंता नहीं करनी है। उनके पास सिर्फ और सिर्फ ये होनी चाहिए बीए प्लस बीएड, और बीए में भी संस्कृत होनी चाहिए और बीएड में भी संस्कृत होनी चाहिए, और 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ओके, आई होप आप सभी समझ गए होंगे। और बाकी जिन्होंने ये कोर्स कर रखा है वही ये समझ सकता है, जिन्होंने नहीं कर रखा उनको कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम थोड़ा सा पीजीटी के बारे में हमने जान लिया। पीजीटी की क्वालिफ़िकेशन के बारे में हम बार बार नहीं करेंगे, क्योंकि पीजीटी की क्वालिफ़िकेशन जो है वो मैंने आपको बता दी है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं एस्टेट का, इसके लिए फ़ीस कितनी रहेगी हमारी। तो ये हमारी है फ़ीस SC एंड PH कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा डोमिसाइल। तो ये हमारी रहेगी SC स्टूडेंट जो हमारे होते हैं या PH कैंडिडेट जो होते हैं उनकी रहेगी 500 रुपये एक लेवल के लिए। कोई भी एक लेवल भर सकता है। मान लीजिए कोई कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ पीजीटी के लिए एलिजिबल है तो वो पीजीटी का फिल करेगा तो 500 रुपये रहेंगे। अगर वो दोनों का एक साथ फिल करते हैं तो 900 रुपये लगेंगे, 1000 नहीं लगेंगे, क्योंकि एक लेवल के 500 है। यहाँ पर डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। और 3 लेवल्स, तीनों लेवल अगर आप फिल कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आपके 1200 रुपये लगेंगे। और आपको एक इन्फॉर्मेशन और बताती हूँ, जैसे मान लीजिए आप 4 नवंबर से हमारे फॉर्म रीओपन हो रहे हैं। 4 नवंबर से फॉर्म ओपन हो रहे हैं हमारे 4 नवंबर से। तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि पहले करते हैं टीजीटी का फॉर्म उन्होंने फिल कर दिया, फिर उनके दिमाग में आया 2-3 दिन के बाद वो पीजीटी का फॉर्म फिल कर रहे हैं। फिर उनके दिमाग में आया कि किसी ने बोल दिया कि यार तू पीआरटी का भी साथ में कर ले, फिर वो पीआरटी का भी फिल कर रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी जो फीस है वो अलग अलग कटेगी, और फीस अलग कटेगी तो आपके 1200 के बजाय 1500 रुपये का नुकसान होगा। इसी प्रकार यहाँ पर आपको 1000 और 1800, 2800 का नुकसान 2400 के बजाय 2800 का होगा। तो यहाँ पर आप इन चक्कर में पड़ने के बजाय अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो आप पहले से ही ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको लेवल 1, 2, 3 तीनों ही करने हैं, या लेवल 2 ही करने हैं, या लेवल 1 ही करना है, ताकि आपका फीस का अलग से कोई खर्चा न हो। और जो SC और PH नहीं है उनको छोड़ करके सभी अन्य कैंडिडेट जो है उनकी हरियाणा डोमिसाइल जो है उनकी फ़ीस कितनी लगेगी, 1000, 1800 दो एग्ज़ाम के और 2400 3 के। लेकिन यहाँ पर दिया गया ऑल कैंडिडेट नॉन हरियाणा, जो हरियाणा से नहीं है, हरियाणा से बाहर के हैं, उनके भी कितने लगेंगे, जितने हमारे लग रहे हैं, जो OBC, BCA, BCB जनरल कैटेगरी में आते हैं, सेम लगेंगे। छूट सिर्फ और सिर्फ SC स्टूडेंट की है, और SC भी कौन, जो हरियाणा के हैं। जो हरियाणा के नहीं है, चाहे वो SC हो या कोई भी स्टूडेंट हो, उनकी फ़ीस इतनी ही लगेगी। अब देख लेते हैं कि फॉर्म की डेट ओपन कब हो रही है, कब से हमारे फॉर्म फिल स्टार्ट होंगे। तो ये हमारे स्टार्ट होंगे 4 नवंबर 2024 को, और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन तो ये हमारे होंगे 14/11/2024 को। अर्थात हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 दिन है। 10 दिन, इसको ऐसे ना लिख करके हिंदी में लिख देती हूँ, 10 दिन है हमारे पास।
तो मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ एज ए टीचर एक बात सजेस्ट करना चाहूँगी, मानते हो तो अच्छी बात है, नहीं मानते हो तो वो आपकी गलती होगी। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अगर कोई भी फॉर्म फिल करते हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम का हो या किसी भी टेट का एग्ज़ाम हो, जैसे ही फॉर्म फिलअप शुरू हो जाते हैं, आप उसी के या तो आप उसी दिन या 1 या 2 दिन के अंदर फॉर्म फिल कर दीजिए। चाहे आपको टाइम चाहे आपको फॉर्म फिल करने का टाइम चाहे आपको 1 मंथ दिया जाए या फिर आपको 2 मंथ दिया जाए या फिर आपको 10 दिन दिया जाए। आपको फॉर्म फिलअप करना क्या है, जैसे ही फॉर्म ओपन होते हैं 1 या 2 दिन के अंदर आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए। आप सोचते हो कि अभी बहुत टाइम है, फिल कर देंगे और धीरे धीरे सारा टाइम निकल जाता है और 1 मंथ के लास्ट डेट में आप बोलते हो कि हमारा फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है, इश्यू आ रहा है, हम क्या करें। तो ऐसी कोई दिक्कत हो इससे पहले है कि देखो, आप सब सोचते हो कि मैम हमारे पास पैसा नहीं था, हम फॉर्म फिल नहीं कर सकते। देखो बच्चों, अगर आप फॉर्म आज फिल कर रहे हो तब भी आपको इतने ही पैसे देने, मान लीजिए आपको 2 फॉर्म फिल करने तो 1800 देने, और आप इसी फॉर्म को लास्ट डेट पर फिल कर रहे हो तब भी आपको 1800 ही देने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप आज ही फिल कर दो, कहीं से उठा करके ले आओ एक बार, जब आपके पास हो जाए तो आप उनको दे दो। इससे आपकी जो फॉर्म फिलअप की वो है वो तो नहीं रहेंगी। मैंने बहुत से स्टूडेंट से सुना है, बहुत से कैंडिडेट से, लास्ट डेट वो उनकी आंखें खुलती है और उसके बाद उनके फॉर्म फिलअप नहीं होते हैं, फिर वो रोते हैं बैठ करके। इससे अच्छा आप पहले ही कर लो सब कुछ। डेट आपको समझ में आ गई होगी। करेक्शन इन पर्टिकुलर्स, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन आपको 15/11/2024 से 17/11/2024 अर्थात 2 दिन का समय दिया जाएगा। अगर आप कोई गलती कर चुके हैं तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। अब हम इसको ये जान लेते हैं, हमने ये सब कुछ जान लिया है, पीजीटी क्या होता है, टीजीटी क्या होता है, पीआरटी क्या होता है, फॉर्म फिलअप कब होंगे, एलिजिबिलिटी क्या है, ये सब हमने जान लिया है। और एक न्यूज़ और आप सभी ने सुन भी ली होगी, जो हमारा स्टेट का एग्ज़ाम होगा, अभी जो हमारा स्टेट का एग्ज़ाम होगा उसकी जो वैलिडिटी है, वैलिडिटी लाइफ टाइम रहने वाली है। क्या है? लाइफ टाइम रहने वाली है। लाइफ टाइम मीन्स कि अगर आपका स्टेट आज अब की बार क्वालिफाई हो जाता है तो आपको कभी भी एग्ज़ाम, स्टेट का एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आप जैसे ही वैकेंसी निकलती है हरियाणा में तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि स्टेट की वैलिडिटी 7 ईयर्स की थी, 7 ईयर्स की, और बच्चों के 7-7 साल यूं ही निकल जाते थे लेकिन वैकेंसी नहीं निकलती थी। और फिर उनका क्या होता था कि उनकी जो एस्टेट की तैयारी है वो बिल्कुल ढीली पड़ जाती थी। 7-7 साल पहले जो है हरियाणा में 2011 में वैकेंसी निकली थी, उसके बाद सीधा शायद 22 या 23 में आकर के निकली है। तो देखो 7 साल तो बीच में ऐसे ही गायब हो जाते थे। अब जो है हमारे स्टेट की वैलिडिटी कर दी गई है लाइफ टाइम की, तो वैकेंसी चाहे आज निकले, चाहे 6 साल बाद या 7 साल बाद निकले या 14 साल बाद निकले, तो हमारे स्टेट बार बार देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये हम सभी के लिए बहुत बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो हमने वैलिडिटी भी जान ली है। अब हम थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं जनरल पेपर का, कि जो जनरल पेपर है हमारा वो कैसे है, और संस्कृत का सिलेबस हम कल की क्लास में देख लेंगे। कल मैं आपको 2 क्लास दे दूंगी, एक टीजीटी की और पीजीटी की। तो हम जनरल पेपर का सिलेबस देख लेते हैं, कहाँ गया। और एक बात और, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम जो है आपको वो भी बता देती हूँ मैं। नेगेटिव मार्किंग जो है हमारे स्टेट के एग्ज़ाम में नहीं होती है, सभी जानते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। कहीं आप सोचो कि मैम इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग जो
वैकेंसी का एग्ज़ाम होगा उसमें होगी। ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो यहाँ पर ये आप समझ गए होंगे, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। फिर है कि जो हमारा एग्ज़ाम है, मैं क्या बताने वाली थी आपको, हाँ क्वालिफाइंग मार्क्स बताने वाली थी। तो जो हमें कोई भी लेवल हो, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, हमें क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिए? 90 नंबर चाहिए। अगर आप जनरल हो और बीसी हो या फिर आप अदर स्टेट से हो तो आपको 90 नंबर लेने ही लेने पड़ेंगे, अदरवाइज़ आपका जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई नहीं होगा। और अगर आप हरियाणा से हो और एससी हो, क्या हो, एससी, तो आपको नंबर लेने पड़ेंगे 82%, सॉरी 82, कितने लेने पड़ेंगे? 82। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये देख लीजिए आप, क्वालिफाइंग मार्क्स 60% हमें लेने हैं जो हम ओबीसी या जनरल से जो होते हैं, और 55% उनको लेने हैं जो एससी कैंडिडेट है, और या फिर फिजिकल चैलेंज जो है, अर्थात किसी को फिजिकली कोई दिक्कत है, और अगर कोई अदर स्टेट से है तो उनको 90 ही मार्क्स लेने होंगे। जैसे बीसी वाले स्टूडेंट को या जनरल वाले स्टूडेंट को लेने होते हैं, उसी प्रकार से अगर आप अदर स्टेट से हैं और आप एससी है तब भी आपको 90 नंबर ही क्वालिफाई करने के लिए लेने पड़ेंगे। इसलिए आप अपना टारगेट 120 प्लस का रख करके चलिएगा और अपनी तैयारी कीजिएगा। एग्ज़ाम का शेड्यूल देख लीजिए। डेट ऑफ टेस्ट हमें ऑलरेडी दे चुके हैं, तो हमें ये यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 7 से 8 दिसंबर। और लेवल 1 एंड 2 और 3 एज़ पर एडमिट कार्ड टाइमिंग हमें दे दी जाएगी। टाइमिंग जो है वो हमें एडमिट कार्ड अर्थात रोल नंबर पर दे दी जाएगी। और जो हमारी ड्यूरेशन होगी तो वो 150 मिनट की ही होगी। हमारा एग्ज़ाम भी कितना होगा? 150 नंबर का होगा, आप सभी जानते ही हैं। 150 नंबर का हमारा एग्ज़ाम होगा तो 150 ही मिनट, अर्थात एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट हमें दी जाएगी। बहुत बहुत ज़्यादा टाइम है ये, इतना टाइम हमें नहीं लगता है। अगर किसी का मैथ का हो तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जिनका जैसे हमारा संस्कृत का पेपर होता है तो उसमें इतना समय नहीं लगता है, तो आपको चिंता नहीं करनी है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट काफ़ी होता है। अब थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जो आप संस्कृत वाले स्टूडेंट हैं वो एग्ज़ाम को किस प्रकार से करेंगे ताकि उनका समय भी बचे और काम भी हो जाए। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगी, चलो मैं आपको यहाँ पर नहीं बताती हूँ। आपकी जब सिलेबस की क्लास होगी एस्टेट की, टीजीटी पीजीटी की, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको जो आपका पेपर है उसको आपको किस प्रकार से सोल्व करना है ताकि आपका समय खर्च ना हो। यहाँ पर मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि ये क्लास कोई जनरल पेपर वाला भी देख सकता है या जिनका अदर एग्ज़ाम का है, तो उनका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम अपने सिलेबस में देख लेंगे ये सब चीज़ें। अब हम जनरल पेपर का सिलेबस देख लेते हैं। देखिए ये रहा हमारा सिलेबस, ये आप देख सकते हैं जनरल पेपर का सेम सिलेबस होता है, चाहे वो पीआरटी का हो, चाहे पीआरटी का थोड़ा सा अलग होता है। पीआरटी मीन्स लेवल 1 का। लर्निंग पेडागोजी सभी की आएगी। लैंग्वेज 1 हिंदी होगा। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, क्वेश्चन, रीडिंग एंड पैसेज। देखो सिलेबस में अब की बार हमारा ग्रामर आना मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। ये देखिए सिलेबस फॉर लैंग्वेज पार्ट 2, यहाँ पर हमारी जो हिंदी दे रखी है इसका सिलेबस देखिए, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। मुझे लगता है कि आपकी जो सिलेबस की वीडियो वो अलग से बना देना ही बेटर होगा,
मैं सिलेबस की वीडियो अलग से बना दूंगी, क्योंकि यहाँ पर आपको पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों का जनरल पेपर का सिलेबस समझना है। तो ये हम तीनों का अलग से देख लेंगे, इस क्लास को हम इतना लेंथी नहीं करेंगे। चलिए, आप वो दूसरी क्लास में जब अपलोड करूँ वो आप देख लीजिएगा, कल आपको ये क्लास मिल जाएगी। जनरल पेपर के सिलेबस की क्लास आपको कल दे दी जाएगी, क्योंकि ये क्लास बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, क्योंकि हमें लेवल 1, 2, 3 तीनों का सिलेबस देखना होगा। तो हम एक साथ तीनों का उसी क्लास में कर लेंगे। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ इसी प्रकार से।